अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फर्स्ट ईयर एंड आल्सो मैट्रिक। क्योंकि ये जो चैप्टर हमें आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो क्लास मैट्रिक और क्लास फर्स्ट ईयर में ज़्यादा कुछ चेंजिंग नहीं है, बस थोड़ी बहुत चेंजिंग है। कुछ ज़्यादा कुछ एनिमल्स के बारे में वहाँ पर डिस्कशन है, वो भी मैं लेक्चर्स कंप्लीट करवाऊँगा। बट कुछ मैट्रिक के हवाले से या फर्स्ट ईयर के हवाले से जो चीज़ें एनिमल्स को छोड़ के ह्यूमंस, जो कि एमडीकेट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमंस, जिसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम इन्वॉल्व है, वो और मैट्रिक के अंदर जो भी कंप्लीट चैप्टर जो है वो पूरा चैप्टर मैं आज आपको मुकम्मल करवाऊंगा। गैसेस एक्सचेंज ये बड़ा ही खूबसूरत सा चैप्टर है, बड़ा इजी ही और इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये गैसेस एक्सचेंज। जब भी कोई स्टूडेंट इसको स्टार्ट करता है, पढ़ता है, तो उसको ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप होता है इस चैप्टर को पढ़ के। अब क्योंकि ये चैप्टर वो है जो हम बेसिक जैसे कि 6, 7, 8 की स्टैंडर्ड से पढ़ते हुए आते हैं, तो ज़्यादा इंटरेस्ट हम इस सब्जेक्ट को लेते हैं क्योंकि हम इसके बारे में नो हाउ ऑलरेडी किया हुआ हमने होता है। सो चलिए बगैर किसी टाइम वेस्ट किए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सो गैसेस एक्सचेंज, बेटा गैसेस एक्सचेंज क्या है? अब देखिए, गैसेस एक्सचेंज को हम नॉर्मल अल्फाजों में कहते हैं कि सर, जैसे कि हम अक्सर बच्चों एक्सप्लेन करते हैं, कहते हैं सर, सर ऑक्सीजन लेना कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना। भाई क्या हमने एयर से ऑक्सीजन को क्या फ़िल्टर करके लिया है? नहीं ना। तो हम एयर को इनटेक करते हैं और वही एयर को एक्सपेल आउट करते हैं। सो गैसेस एक्सचेंज ना सिर्फ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की रेगुलेशन है, बट ये एक गैसेस, बहुत सारे गैसेस हैं जो कि एयर के अंदर मौजूद हैं। एयर आपको पता है ब्लैंकेट या मिक्सचर ऑफ गैसेस भी हम कहते हैं एयर को। सो गैसेस क्या हैं? गैसेस एक्सचेंज क्या है? ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर गैसेस एक्सचेंज हो, जानदार और उसके माहौल के दरमियान में हो, तो हम उस प्रोसेस को कहेंगे गैसेस एक्सचेंज कहेंगे। क्या कहेंगे? गैसेस एक्सचेंज। दो नॉन लिविंग चीज़ों के दरमियान में नहीं हो रही गैसेस एक्सचेंज, एक एनवायरनमेंट और जानदार, ओके, उन दोनों के दरमियान में हो रही है। जानदार से एनवायरनमेंट के अंदर जा रहा है और एनवायरनमेंट से जानदार के अंदर जो आ रही है गैसेस, जी जो गैसों का तबादला हो रहा है, इसी को हम कहते हैं गैसेस एक्सचेंज, गैसों का तबादला। सो द प्रोसेस इन विच गैसेज आर एक्सचेंज विद इन ऑर्गेनिजम्स एंड इन्वायरमेंट। और आप इसको इससे भी कह सकते हो, द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड गिव आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और वाइस वर्सा। अब इसका मतलब क्या है कि ऑक्सीजन, देखिए, ऑक्सीजन को लेना, इनटेक करना, और कार्बन डाइऑक्साइड को गिव आउट करना, या कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करना और ऑक्सीजन को गिव आउट करना। मतलब ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना भी कह सकते हैं, या कार्बन डाइऑक्साइड लेना और ऑक्सीजन छोड़ना कह सकते हैं। जैसे कि दोनों प्रोसेस हैं। ऑक्सीजन पहला जो है ये आपको नजर आ रहा है, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, वो कौन सा प्रोसेस होता है? वो होता है रेस्पिरेशन का। ओके, ये दोनों दूसरा जो है जिसमें आप कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, वो होता है फोटोसिंथेसिस। सो जानदार और माहौल के दरमियान में जो गैसेस एक्सचेंज होती है उसके अंदर दो मेटाबॉलिक प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। एक होता है रेस्पिरेशन, दूसरा होता है फोटोसिंथेसिस। रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। अब देख लें, यहाँ पर मैंने एक छोटा सा डायग्राम बनाया ताकि आप समझ सको। देखिए, सबसे पहले एक जो लेयर मैंने बनाई है वो इन्वायरमेंट की है। अब इन्वायरमेंट के अंदर मैंने ज़्यादातर एयर ही रखा है, लेकिन एयर के में मैंने मैंने ईजी टू अंडरस्टैंड करने के लिए ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड रख दिए। अब क्या होता है कि जो देखें, यहाँ पर एक तरफ प्लांट्स हैं, एक तरफ एनिमल्स हैं। अब क्या करते हैं, प्लांट्स इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन इन्वायरमेंट को देते हैं। किस प्रोसेस के लिए कार्बन से ले रहे हैं? फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के लिए ले रहे हैं, और ऑक्सीजन इन्वायरमेंट को देते हैं। वही ऑक्सीजन एनिमल्स लेते हैं किस प्रोसेस के लिए? रेस्पिरेशन परफॉर्म करने के लिए, और उसी एवज में कार्बन डाइऑक्साइड एक्सपेल्ड आउट करते हैं। सो ये जानदारों और उसके माहौल के दरमियान में जो गैसों का तबादला हुआ है, इसी निज़ाम को हम कहते हैं गैसेस एक्सचेंज। ओके, इसके अलावा अब देखिए, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि यहाँ पर दो मेटाबॉलिक प्रोसेस इन्वॉल्व हैं गैसेस एक्सचेंज के अंदर। एक होता है फोटोसिंथेसिस, दूसरा होता है रेस्पिरेशन। अब मेटाबॉलिक प्रोसेस या मेटाबॉलिज्म या मेटाबॉलिक रिएक्शंस का मतलब क्या है? तो याद रखें, सबसे पहले आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि मेटाबॉलिज्म क्या है। बेटा, इसको हम कहते हैं बायोकेमिकल रिएक्शंस भी कह सकते हो आप, या सेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस अकर्स इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स।
जितने भी केमिकल रिएक्शंस अगर किसी नॉन लिविंग में हो रहे हैं तो आप जस्ट उसको केमिकल रिएक्शन ही कह रहे हो, बट वही केमिकल रिएक्शंस अगर हमारी बॉडी के अंदर हो तो हम उसे कहेंगे मेटाबॉलिज्म या मेटाबॉलिक रिएक्शंस। बेटा याद रखें, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मेटाबॉलिक रिएक्शंस भी कह सकते हो, मेटाबॉलिज्म भी कह सकते हो। ये सेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन है, बायोकेमिकल रिएक्शंस का सेट, ऐसे रिएक्शंस जो जिनकी एग्जिस्टेंस लाइफ के अंदर होती है या लाइफ के लिए होती है। और मेटाबॉलिक रिएक्शंस या मेटाबॉलिज्म दो तरह के रिएक्शंस होते हैं, एक होता है एनाबॉलिज्म, दूसरा होता है कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म क्या है? जिसके अंदर सिंथेसिस हो ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स, जिसके अंदर बड़े मॉलिक्यूल्स बने, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जुड़कर ग्लूकोज बनाते हैं, तो वो एनाबॉलिज्म में बनने वाला प्रोसेस है। दूसरा है कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में क्या होता है? ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल, जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज टूटता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में। तो ग्लूकोज का बनना फोटोसिंथेसिस होता है और उसी का टूटना रेस्पिरेशन होता है। फूड का बनना फोटोसिंथेसिस, फूड का टूटना रेस्पिरेशन। अब देखिए, हमें आपको ये चीज़ याद रखनी होती है कि जो एनाबॉलिज्म होता है उसके अंदर हमेशा एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। जिस प्रोसेस में कोई सब्सटेंस बने, फूड पार्टिकल बने, सिंथेसाइज हो लार्ज मॉलिक्यूल्स की, तो उस प्रोसेस में एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। कैटाबॉलिज्म या वो रिएक्शन है जिसके अंदर एनर्जी रिलीज होगी, ओके, एनर्जी बाहर खारिज होगी। तो एनाबॉलिज्म को हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं और कैटाबॉलिज्म को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। बेटा ये चीज़ें नोट कर लें, अगर आपको समझ में आ रही है तो ये लाजमी नोट करें। बहुत इंटरेस्टिंग एमसीक्यूज़ भी कभी कभार हमारे सामने आ जाते हैं जिनको हम सॉल्व करते हैं इसी चैप्टर के। तो आप इंशाल्लाह जब आप पढ़ लोगे ये पूरा चैप्टर तो आप काफ़ी एमसीक्यूज़ खुद ही सॉल्व करोगे, इवन सारे एमसीक्यूज़ आप सॉल्व कर लोगे अकॉर्डिंग टू जो गैसेस एक्सचेंज होंगे। अब देखिए, यहाँ पर हमने दो डिस्कस करने बायोकेमिकल रिएक्शन, एक रेस्पिरेशन, दूसरा फोटोसिंथेसिस। पहले हम इन दोनों को क्लियर करेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि गैसेस एक्सचेंज जानदारों के अंदर कैसे होती है। ओके, सो सबसे पहले हम एक प्रोसेस स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस। क्या नाम है? फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है। ओके, कौन सा रिएक्शन है? फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस में बेटा क्या होता है? फोटोसिंथेसिस एक ऐसा केमिकल रिएक्शन फोटोसिंथेसिस एक ऐसा केमिकल रिएक्शन है या प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होता है कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना तैयार करते हैं। क्या करते हैं प्लांट्स? ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, क्योंकि वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स। किसकी मौजूदगी में? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सोलर एनर्जी, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्लोरोफिल। देखिए, क्लोरोफिल नहीं होगा तो सोलर एनर्जी कभी भी ट्रैप नहीं होगी। तो ये एक वो पिगमेंट है जो सनलाइट को, उनकी जो एनर्जी है उसको एब्जॉर्ब करता है। और तो फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होता है, ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद तैयार करते हैं। क्या करते हैं? ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद तैयार करते हैं। सो हम कहते हैं इस द प्रोसेस इन विच प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड क्लोरोफिल। ओके, तो देखेंगे यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर जुड़ते हैं और ग्लूकोज और कार्बन ऑक्सीजन बनाते हैं। तो ग्लूकोज बन रहा है, तो ये इसीलिए हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। अच्छा, जो यहाँ पर देखें, यहाँ पर सोलर एनर्जी इसको मिल रही है, इस रिएक्शन को सोलर एनर्जी मिलेगी तभी ग्लूकोज बनेगा। तो ग्लूकोज के अंदर जो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, क्या होगी? एब्जॉर्ब होगी। अब इसी ग्लूकोज को तोड़ना है, दूसरा रिएक्शन जो कि रेस्पिरेशन है। तो फोटोसिंथेसिस कौन सा रिएक्शन होगा? कैटाबॉलिज्म होगा या एनाबॉलिज्म होगा? ओके, अब आपने अगर पढ़ा है तो इंशाल्लाह आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। ये भी जो भी मैंने सवाल आपसे पूछते हुए आऊँगा वो उसके आंसर्स मुझे कमेंट बॉक्स में राइट करके भेज देना। कि जैसे कि मैंने अभी आपसे पूछा कि फोटोसिंथेसिस कौन सा रिएक्शन है, कैटाबॉलिक है या एनाबॉलिक है। अब बढ़ते हैं रेस्पिरेशन। बेटा रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर फूड ब्रेक होता है, फूड की ब्रेकडाउन होती है और एनर्जी रिलीज़ होती है। एनर्जी रिलीज़ होती है बेटा, रिलीज़ हो रही है, मैं बोल रहा हूँ। ओके, किस फॉर्म में एनर्जी रिलीज़ होती है? एटीपी। एटीपी क्या है? अच्छा, ये एक ज़बरदस्त सवाल है। एटीपी क्या है बेटा? एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये बेटा एनर्जी रिच मॉलिक्यूल है। ओके, न्यूक्लियोटाइड एक, ये इसको हम डिफाइन करते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। सेल जो एनर्जी यूटिलाइज करता है, हम उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं? उस एनर्जी को कहते हैं एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब एक एटीपी में कितनी एनर्जी होती है? एक एटीपी में 7.3 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी होती है। ओके, अब आप मुझे सॉल्व करके दें
कि एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, उसका भी मुझे आंसर आप राइट करके भेजोगे अगर आपको समझ में आ रहा है कि अगर मैं कहूँ कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल जब ब्रेक होता है तो 36 एटीपी बनते हैं। कितने बनते हैं बेटा? 36 एटीपी बनते हैं। अगर 36 एटीपी बन रहे हैं तो बताओ 36 टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल में कितनी होगी, कितनी रिलीज होगी एनर्जी? उसका आंसर आप मुझे दोगे, कैलकुलेट करके भेज देना। अच्छा, अब बात करते हैं एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन। अच्छा, जो रेस्पिरेशन है इसके दो मोड्स होते हैं, दो टाइप से। एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, दूसरा होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। नॉर्मल है, जनरल वर्ड्स हैं, आपने ज़रूर सुने होंगे। देखिए, एरोबिक रेस्पिरेशन है जिसमें हम कहते हैं कि रेस्पिरेशन हो रही है, टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में रेस्पिरेशन हो, ऑक्सीजन की मौजूदगी में रेस्पिरेशन हो या ग्लूकोज की ब्रेकडाउन हो तो हम कहेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। अगर ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में, एब्सेंस में ग्लूकोज ब्रेक हो और एनर्जी रिलीज भी हो तो हम उसे कहेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब दोनों में क्या फ़र्क है? एक तो आपको पता चला कि ऑक्सीजन की मौजूदगी में हो और ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में हो। क्लियर हुआ? अब रेस्पिरेशन जो है, रेस्पिरेशन के लिए बेटा ये याद रखें कि अब ओके, सो बेटा जी, सो जो रेस्पिरेशन है इसके मैंने बताया था दो तरह के, एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, दूसरा एनारोबिक रेस्पिरेशन। एक जो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है, दूसरा एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। पहला ये फ़र्क था। दूसरा, जब अब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन रेस्पिरेशन टूटता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और 38 एटीपी मिलते हैं प्रोकैरियोट में। किसके अंदर बेटा? प्रोकैरियोट्स के अंदर। प्रोकैरियोट्स कौन से होते हैं? जो ब्लैक बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया। और यूकैरियोट्स के अंदर कितने एटीपी जनरेट होते हैं? 36 एटीपी जनरेट होते हैं यूकैरियोट्स के अंदर। बेटा ये भी एमसीक्यूज याद रख लें। प्रोकैरियोट्स के अंदर कौन से कितने एटीपी जनरेट होंगे? 38, और यूकैरियोट्स के अंदर 36। तो मैंने सवाल पूछा 36 के अंदर कितने, एक ग्लूकोज के अंदर कितने कितनी एनर्जी लिबरेट होगी? सो अगर हम, ये तो हुआ एरोबिक रेस्पिरेशन। दूसरा डिफरेंस आपको एनर्जी का समझ में आ गया कि मैंने यहाँ पर क्या किया कि एटीपी कितनी है। अब एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या है? एनारोबिक रेस्पिरेशन को आप फर्मेंटेशन भी कह सकते हो। फर्मेंटेशन क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा रिएक्शन जिसमें एसिड और अल्कोहल की फॉर्मेशन भी हो सकती है। एसिड और अल्कोहल की फॉर्मेशन हो सकती है। अब देखिए, जब ग्लूकोज विदाउट ऑक्सीजन ब्रेक हो रहा है, बेटा कोई भी ऑक्सीजन नहीं है, कोई भी ऑक्सीजन नहीं है यहाँ पर, तो ग्लूकोज जब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ब्रेक होगा तो हम उसे कहेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन। और इसके अंदर देखें, ये जो ग्लूकोज है वो ब्रेक हो रहा है दो चीज़ों के अंदर, एक लैक्टिक एसिड, दूसरा अल्कोहल में। या तो वो होगा लैक्टिक एसिड में ब्रेक होगा या तो अल्कोहल में होगा। ये सके यीस्ट है, बैक्टीरिया है, जिसके अंदर अल्कोहल फर्मेंटेशन होती है। और लैक्टिक एसिड तो हमारे मसल्स में, ह्यूमन बॉडी में होती है। ये भी याद रख लें कि जो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है वो ह्यूमन बॉडी के मसल्स में होती है। ये चीज़ याद रख लें, ओके। और बैक्टीरियाज के अंदर भी होती है। और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन फंजाई, बैक्टीरिया, यीस्ट के अंदर होती है। अब जो लैक्टिक एसिड है उसका फार्मूला क्या होता है? C3H6O3। और अल्कोहल का क्या होता है? C2H5OH। क्यों? अब देखिए, ये जो अल्कोहल है वो अल्कोहल कौन सा है? इथाइल अल्कोहल है, इथानॉल भी कहते हैं। तो अगर एंड प्रोडक्ट एनारोबिक रेस्पिरेशन और फर्मेंटेशन प्रोसेस का एंड प्रोडक्ट लैक्टिक एसिड है तो उसका हम कहेंगे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो माना एनारोबिक रेस्पिरेशन की फर्दर दो टाइप्स है, एक लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, अगर एंड प्रोडक्ट इथाइल अल्कोहल है या इथानॉल है तो हम उसे कहेंगे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। क्लियर? सो अब सवाल ये है कि इसके अंदर कितने एटीपी जनरेट होते हैं बेटा? तो अब याद रख लें, जब ग्लूकोज ब्रेक होगा, ये बनेगा, तो इसके साथ साथ एटीपी होंगे, 2 एटीपी जनरेट होंगे। कितने एटीपी जनरेट होंगे? 2। तो कम अमाउंट में एनर्जी मिली, ज़्यादा अमाउंट में, कम अमाउंट में एनर्जी मिली, बट एनर्जी तो मिली, बिल्कुल। अब बात करते हैं जो रेस्पिरेशन होती कैसे है। हमने पढ़ा रेस्पिरेशन तो क्या है, ये समझ में आ गई, जिसमें फूड ब्रेक हो और एनर्जी रिलीज हो। इसके दो टाइप्स थे, एरोबिक और एनारोबिक। एनारोबिक के फर्दर दो टाइप्स थे, लैक्टिक एसिड और इथाइल अल्कोहल, अल्कोहल फर्मेंटेशन। ओके, अब बात करते हैं जो रेस्पिरेशन है। ये जो रेस्पिरेशन वाला प्रोसेस है, इसके कितने सब स्टेजेस होते हैं, ये कैसे मुकम्मल होता है? तो याद रखें, रेस्पिरेशन जो है, पूरा डायग्राम मैं आपको बताऊंगा। हाल फिलहाल आप पहले ये समझ लें कि रेस्पिरेशन के 2 फेसेस होते हैं। क्या होते हैं? 2 फेसेस हैं, एक फिजिकल फेस है, दूसरा बायोकेमिकल फेस है। पहला फिजिकल फेस, दूसरा बायोकेमिकल फेस।
फिजिकल फेज को आप ब्रीथिंग भी कह सकते हो और बायोकेमिकल फेज को आप सेलुलर रेस्पिरेशन भी कह सकते हो। यहाँ आप इसको एक्सटर्नल रेस्पिरेशन भी कह सकते हो, यहाँ आप इसको इंटरनल रेस्पिरेशन भी कह सकते हो। तो ये तीनों नाम एक ही चीज़ के। ब्रीथिंग को एक्सटर्नल रेस्पिरेशन भी कह सकते हो, फिजिकल प्रोसेस भी कह सकते हो, फेस भी कह सकते हो, सेलुलर रेस्पिरेशन, बायोकेमिकल फेस भी है, और ये इंटरनल रेस्पिरेशन है। तो रेस्पिरेशन दो तरह की होती है, एक होती है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, दूसरी होती है इंटरनल रेस्पिरेशन। अब जो रेस्पिरेशन है एक्सटर्नल या इंटरनल कैसे हो रही है, अब ये हमें कैसे पता चलेगा। देखिए, अगर जानदार और माहौल के दरमियान में जो गैसेज हवा का एक्सचेंज हो रहा है उसे कहेंगे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, एनर्जी नहीं बन रही। लेकिन जो बॉडी के अंदर सेल्स और ब्लड वेजल्स के दरमियान में जो गैसेज एक्सचेंज हो रही है इसे हम कहेंगे सेल्यूलर रेस्पिरेशन, क्योंकि सेल के अंदर एनर्जी बनेगी। इट इज़ सिंपल रेस्पिरेशन, सेल्यूलर रेस्पिरेशन इज इंपॉर्टेंट। सो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या है या ब्रीथिंग क्या है? ब्रीथिंग द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑफ ऑक्सीजन या एयर, सॉरी मैंने ऑक्सीजन कहा क्योंकि एयर होता है, एयर से हम ऑक्सीजन, टू ट्रैप ऑक्सीजन एंड गिव आउट ऑफ एयर टू एक्सपेल कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर? एयर को अंदर लेते हैं ताकि हम एयर से ऑक्सीजन लें, एयर को बाहर छोड़ते हैं ताकि हम कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करें। बस में आगे। अब देखिए, इसमें मैंने दो फेसेस कहे हैं। जो मैंने ब्रीथिंग है, ब्रीथिंग जो कि सिस्टम है, ये फिजिकल फेस है जिसमें क्या हुआ, हवा अंदर भी दाखिल हुआ और वही हवा बाहर भी निकला, खारिज हुआ। तो हवा जब अंदर गया तो हम उसे कहेंगे इनहेलेशन। सुना होगा आपने, बहुत फेमिलियर वर्ड, इनहेलेशन। अब जब हवा बाहर की तरफ जाएगा तो एक्सहेलेशन कहेंगे। हवा का अंदर आना इनहेलेशन, हवा का बाहर जाना एक्सहेलेशन। तो टेकिंग इन ऑफ एयर इज कॉल्ड इनहेलेशन। ओके, रशेज आउट ऑफ सॉरी एयर इज कॉल्ड एक्सहेलेशन। ओके, सो अब देखें, जो कि इनहेलेशन है इसको आप इंस्पायरेशन भी कहते हो और एक्सहेलेशन है इसको आप एक्सपायरेशन भी कहते हो। अब सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है? वो प्रोसेस है, सिंपल रेस्पिरेशन कहते हैं, जिसके अंदर ऑक्सीजन जो यूटिलाइज होती है टू ऑक्सीडाइज फूड एंड रिलीज एनर्जी। ऑक्सीजन यूटिलाइज हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, बेटा दोनों हो सकते हैं। ओके, अब मैं आपको इसका छोटा सा एग्जांपल और डायग्राम भी आपको थोड़ा सा पढ़ा लेता हूं ताकि आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए ये टॉपिक। बहुत ही ज़बरदस्त डायग्राम, अगर आपके माइंड में क्लियर हो जाए तो आपका पूरा टॉपिक क्लियर हो जाता है। ओके, सो अब देखें, इस डायग्राम को देखना है आपको, फोकस करना है इस डायग्राम के ऊपर। ओके, सॉरी, यस, अब सही। अब डायग्राम के अंदर क्या नोट करना, आप देखिए जब एयर की बात करते हैं, एयर की बात कर रहे हैं, सबसे पहले मैं एयर की बात करूंगा। एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी है। क्या क्या चीज़ें हैं एयर के अंदर? एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ऑक्सीजन भी है और नाइट्रोजन भी है। अब कार्बन डाइऑक्साइड कितना है एयर के अंदर? याद रखें, 0.003%, याद रहेगा परसेंटेज। ऑक्सीजन कितना एयर के अंदर होता है? 21%। और नाइट्रोजन कितना होता है? 78% या 79% भी कहते हैं। ओके, सो एयर के अंदर जब ये सारा एयर जाएगा तो ये सारी गैसेस अंदर लंग्स की तरफ जाएंगी। कहाँ जाएंगी? लंग्स में आएंगी। तो जब हमने एनवायरनमेंट से एयर इनटेक किया, देखिए एयर इनटेक किया कहाँ पर आया? लंग्स के अंदर। लंग्स से, एयर से हमने क्या लिया? सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन लिया। क्या लिया? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन लिया कितना परसेंटेज? 21%। कितना परसेंटेज लिया एयर से? 21% ऑक्सीजन लिया। ओके, 21% हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन है। और वही ऑक्सीजन सेल के अंदर डिफ्यूज़ हुआ है, मतलब ब्लड कैपिलरीज के, लंग्स से ऑक्सीजन डिफ्यूज़ हुआ किसके अंदर? ब्लड कैपिलरीज में। ब्लड कैपिलरीज से कहाँ पर डिफ्यूज़ हुआ? सेल में। सेल में आया और सेल में क्या हुआ? ये ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ मिक्स हुआ। ग्लूकोज की इसने ऑक्सीजन ने ब्रेक डाउन की है। किसकी? ग्लूकोज की। ग्लूकोज ऑक्सीजन की मौजूदगी में टूटा है और क्या बना है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। सो ये कार्बन डाइऑक्साइड बना। कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा से कहाँ पर जाएगा? ब्लड कैपिलरीज में, और ब्लड कैपिलरीज से लंग्स में, और यही कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिमूव किया जाएगा एयर के अंदर, और इसे हम कहेंगे एयर का अंदर आना
और एयर का बाहर जाना। जब एयर अंदर आई तो एयर से हमने ऑक्सीजन लिया, जब बाहर गया तो एयर को हमने क्या दिया, कार्बन डाइऑक्साइड दिया। ओके, अब जब एयर जब अंदर आया तो कितना परसेंट आया, 21% था। जब बाहर गया ऑक्सीजन, बाहर जब ऑक्सीजन गया बाहर, मतलब जब इनहेलेशन की हमने, क्या की, इनहेलेशन की, जब इनहेलेशन की तो कार्बन डाइऑक्साइड, बेटा याद रखें कार्बन डाइऑक्साइड कितना था, 0.03% ड्यूरिंग इनहेलेशन। ओके, इनहेलेशन। और जब एक्सेलेशन की तो कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज कितना था बेटा, 4.4% जब एक्सेलेशन की, मतलब एयर के अंदर जब कार्बन डाइऑक्साइड दिया तो वो कितना परसेंटेज दिया हमने, कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज है 4.4%। ऑक्सीजन 21% लिया, लेकिन जब दिया तो कितना था, याद रखें 16%। कितना था, 16% ऑक्सीजन हमने एक्सपेल किया। नाइट्रोजन 78% अंदर आया, तो नाइट्रोजन याद रखें हम कभी भी नहीं यूज़ कर यूटिलाइज करते, तो नाइट्रोजन पूरा का पूरा 78% ही एक्सपेल्ड आउट हुआ। बेटा ये बात क्लियर होगी। तो हवा देखें, हवा इनटेक भी की है हमने और हवा हमने एक्सपेल आउट भी की। तो जब एयर इन्वायरमेंट और लंग्स, जहाँ इन्वायरमेंट और जानदार के दरमियान में जो गैसेज एक्सचेंज हो रही है, हवा और लंग्स के दरमियान में जो इन्वायरमेंट और लंग्स के दरमियान में जो गैसेज एक्सचेंज हो रही है, ये ब्रीथिंग है। क्योंकि हवा का अंदर आना और उसी हवा का बाहर जाना, ये फिजिकल फेस है। ये क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये फिजिकल फेस है, इसको हम कहते हैं ब्रीथिंग। इसमें दो फेसेज हैं, एक इनहेलेशन, दूसरा एक्सहेलेशन, मैंने बता दिया आपको। अब माउथ के जरिए से इनटेक किया, अब लंग्स के पास आ गया। अब देखिए अब क्या हुआ, लंग्स और गैसेज, ब्लड सॉरी कहाँ पर, लंग्स और सेल के दरमियान में जो गैसेज एक्सचेंज हुई है, जो गैसों का तबादला हुआ है, इसे हम कहेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन। क्योंकि यहाँ पर सेल के अंदर रेस्पिरेशन हुई है। क्या हुई है, सेल के अंदर रेस्पिरेशन हुई है। बात समझ आ गई बेटा। अब बेटा ब्रीथिंग जो हमारे पास है, ब्रीथिंग रेट देखते कितना होता है। ब्रीथिंग हमने पढ़ा, ब्रीथिंग क्या है, व्हाट इज ब्रीथिंग, ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर इनहेलेशन और एक्सहेलेशन दोनों हो, इनटेक करेंगे और एक्सपेल आउट करेंगे। अब ब्रीथ रेट क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ ब्रीथ्स पर मिनट, मतलब एक मिनट के अंदर आप जितने ब्रीथ सांसें उठाते हो, जितनी मरतबा, आप उसे कहोगे ब्रीथ रेट। जैसे कि ये नॉर्मल कितना होता है, 16 to 20%, 20 पर मिनट होता है, 16 से 20 पर मिनट होता है मरतबा। और एक्सरसाइज के दौरान कितना होता है, 30 to 40 पर मिनट होता है। लेकिन अगर मैं कहूँ, अगर मैं लगातार भाग रहा हूँ, परसिस्टिंग एक्सरसाइज कर रहा हूँ, लगातार दौड़ते जा रहा हूँ, वॉक कर रहा हूँ, सॉरी रन कर रहा हूँ, लगातार मैं रनिंग कर रहा हूँ, तो तब याद रखें बेटा कि हमारे जो मसल्स के अंदर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की कंजप्शन होगी। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, बाहर अंदर जमा होने लगेगा। क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जमा होने लगेगा, क्योंकि आप तेज़ी से सांस ले रहे हो। ओके, तो उस दौरान कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर नहीं छोड़ पाते, जिसकी वजह से ऑक्सीजन कम हो जाता है। सांस फूल जाती है ना, तो ऑक्सीजन कम हो जाता है उस वक्त जब सांस फूल जाती है, तो और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए। और एनर्जी के लिए अब हमारे लिए जब देखिए एनर्जी ज़्यादा चाहिए, जब मैं तेज़ी से भाग रहा हूँ तो मेरी बॉडी को ज़्यादा एनर्जी चाहिए। जब ज़्यादा एनर्जी चाहिए तो ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं है, तो ग्लूकोज क्या होगा, जो फूड होगा, जो ग्लूकोज होगा वो टूटेगा सही, लेकिन ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में भी टूटना स्टार्ट हो जाएगा। किसके अंदर, मसल्स के अंदर। तो मसल्स क्या करेंगे, जब ये कंडीशन हो, जब मैं ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहा हूँ, उस दौरान मसल्स परफॉर्म करेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें ग्लूकोज टूटेगा किसके अंदर, लैक्टिक एसिड के अंदर। बेटा कौन सी एनारोबिक रेस्पिरेशन हुई, ये हुई लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन वाली रेस्पिरेशन हुई, एनारोबिक रेस्पिरेशन। जिसकी वजह से क्या हुआ, जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर लैक्टिक एसिड बनेगा तो मसल्स के अंदर फटीग होगी और क्रैम्प्स होगा, दर्द महसूस होता है ना आपको, सूजन और दर्द महसूस होता है। ओके, टिंगलिंग होती है मसल्स के अंदर। तो हम क्या करते हैं, इस ये जो लैक्टिक एसिड को, अब ऑक्सीजन कम में है, तो आप क्या करोगे, जब जैसे ही सपोज करें आप बैठ गए, आपने एक्सरसाइज खत्म किया, आप जैसे ही बैठे कुछ सेकंड के लिए, तो आप क्या करोगे, ज़्यादा बड़ी बड़ी सांसें लेते हो। आपने ऑब्जर्व किया होगा, आप बड़ी सांसें लेते हो, जिसकी वजह से क्या होता है, ज़्यादा ऑक्सीजन, आप एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इनटेक कर रहे हो, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इंस्पायर कर रहे हो। जब हम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एक्सपायर करें ना ऑक्सीजन, वो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो लैक्टिक एसिड को कन्वर्ट करे, एक्स्ट्रा अमाउंट, मतलब लैक्टिक एसिड को कन्वर्ट करने के लिए ज़्यादा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन चाहिए। किसके कन्वर्ट करने के लिए, extra amount of oxygen which is utilized to convert lactic acid into carbon dioxide and water is called oxygen depth। उस ऑक्सीजन को क्या कहेंगे, ऑक्सीजन डेप्थ कहेंगे। बेटा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, व्हाट इज ऑक्सीजन डेप्थ। वो ऑक्सीजन वो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो कन्वर्ट करवाए लैक्टिक एसिड को किसके अंदर बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अंदर। ओके, आई होप सो कि आपको समझ में ज़रूर आया होगा कि ब्रीथिंग रेट क्या होता है और ब्रीथ क्या है, ब्रीथिंग क्या है, इनहेलेशन क्या है, एक्सहेलेशन क्या है, और ये डायग्राम तो ज़रूर समझ में आया होगा। ओके, सो ये पूरा क्लियर हुआ। ओके बेटा, सो
अब बात करते हैं एक टॉपिक है जिसके अंदर हमने पढ़ा है, हम पढ़ेंगे गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स। गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स को आज डिस्कस करेंगे। अब गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स क्या है? गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स, अच्छा गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स क्या? अब प्लांट्स लिविंग है, बिल्कुल लिविंग है, बिल्कुल जैसे आप लिविंग हो प्लांट्स भी लिविंग है। ओके, अब प्लांट्स क्या गैसेस एक्सचेंज करते हैं? अब हम परेशान भी होते कभी कभार, प्लांट कैसे गैसेस एक्सचेंज करेंगे? उन बेचारों के पास माउथ वगैरह कुछ भी नहीं है। तो बेटा ऐसा नहीं, प्लांट के पास भी माउथ है जैसा आपके पास है। ओके, मैं आपको बताऊंगा कैसे, आगे पढ़ते देखें प्लांट के पास माउथ है या नहीं। सो प्लांट्स डू एक्सचेंज गैसेज, प्लांट भी एक्सचेंज करते हैं गैसेज फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन। दो प्रोसेस करने के लिए प्लांट फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, प्लांट रेस्पिरेशन भी करते हैं। बेटा प्लांट्स रेस्पिरेशन करते हैं सारा दिन, हर टाइम, हर वक्त प्लांट्स रेस्पिरेशन करते हैं, सारे लिविंग सेल्स के अंदर, डेड सेल्स के अंदर, लिविंग सेल्स के अंदर। और फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं सिर्फ डे टाइम के अंदर, और वह भी कहाँ पर? जिन सेल्स के अंदर क्लोरोफिल होगा उनके अंदर फोटोसिंथेसिस होगा, जिनके अंदर क्लोरोफिल नहीं है उनके अंदर याद रखें फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। तो अगर सवाल आपसे पूछूं क्या प्लांट के सारे सेल्स के अंदर फोटोसिंथेसिस होती है, तो बेटा आप कहोगे नहीं। क्या कहोगे? नहीं होती सर। कहाँ पर होती है? क्लोरोफिल के अंदर होती है। कहाँ पर होती है? क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स के अंदर। क्लोरोफिल क्या है बेटा? ये ग्रीन कलरिंग पिगमेंट है जो सोलर एनर्जी को कैप्चर करती है। ओके बेटा, ये मैंने पहले बता चुका हूँ। सो प्लांट्स परफॉर्म गैसेस एक्सचेंज थ्रू, कहाँ से कर सकता है बेटा? 4 साइटें याद रख लें। क्यूटिकल्स, क्यूटिकल्स क्या है? लेयर ऑफ टिश्यू ऑन द एपिडर्मिस ऑफ लीव्स। अब देखिए अगर आपको लीफ दिखाऊं, सपोज करिए लीफ है, लीफ के दो, जैसे हाथ के दो हिस्से हैं ना, एक नीचे वाला दूसरा, एक डोर्सल दूसरा वेंट्रल, वैसे लीफ के 2 हिस्से होते हैं। लीफ ऐसे खड़ा हुआ होता है, लीफ के 2 हिस्से होते हैं, ऊपर वाला और नीचे वाला। तो आपने देखा होगा जो फ्लैशी पार्ट होता है ना ऊपर, वो होता है क्यूटिकल लेयर होती है, जिसकी वजह से वो फ्लैशी नज़र आता है। ओके, दूसरा हम अगर बात करें तो लेंटिसल्स। अब ये लेंटिसल्स क्या है? ओके, लेंटिसल्स क्या है बेटा? लेंटिसल्स हम कहते हैं पोरस या पोरस टिश्यूज ऑन बार्क स्टेम। स्टेम के जो बार्क है उसके ऊपर पोर्स जो हमें अपीयर होते हैं उसे हम कहते हैं लेंटिसल्स। मैं आपको दिखाऊंगा डायग्राम के अंदर भी। रूट हेयर्स, अच्छा रूट हेयर्स जो होते हैं ना, रूट्स होते हैं और उनमें से एक्सटेंशन से निकली हुई होती है, उन्हें कहते हैं रूट हेयर्स। यहाँ से भी गैसेस एक्सचेंज होती है। स्टोमेटा, दैट इज द माउथ ऑफ प्लांट, माउथ ऑफ द प्लांट, स्टोमा माउथ को कहते हैं। ओके, सो प्लांट का जो माउथ है वो क्या है? स्टोमेटा है। ये क्या है? माइक्रोस्कोपिक ओपनिंग ऑन एपिडर्मिस ऑफ लीव्स। ओके, ओपनिंग है ना, तो हमारी ओपनिंग को हम क्या कहते हैं? ओके, जहाँ से हम इन ऑक्सीजन इनटेक करते हैं। तो बेटा याद रखें वो क्या है? माउथ है, और यहाँ पर स्टोमेटा। अब इस डायग्राम को देखें। अब डायग्राम के अंदर क्या है? डायग्राम के अंदर बेटा ये चीज़ है कि जो कि प्लांट्स जो हैं, ओके, अब प्लांट्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं? प्लांट्स की अगर बात करें तो प्लांट्स देखें, ये पूरा मैंने एक पौधा बना है, ये स्टेम है, वो डी स्टेम आपको नज़र आ रही है। इसको बार्क टिश्यूज़ यहाँ पर होते हैं। बार्क टिश्यूज़ के अंदर पोर छोटे छोटे इस तरह के आपने ज़रूर देखे होंगे, जिसको हम कहते हैं लेंटिसल्स। यहाँ से गैसेस एक्सचेंज हो सकती है। दूसरा, ये रूट्स हैं। ये क्या हैं? ये सारे रूट्स फैले हुए हैं, ये रूट्स हैं। रूट्स से क्या निकले हुए हैं? ये रूट हेयर्स निकले हुए हैं, ये रूट हेयर। तो ये रूट हेयर्स हैं, इनसे भी गैसेस एक्सचेंज होती है। तो 2 साइटें आपको समझ में आ गई, रूट हेयर्स कहाँ पर होती हैं और लेंटिसल्स कहाँ हैं। तीसरी साइट स्टोमेटा। जब स्टोमेटा पढ़ेंगे तो क्यूटिकल से आपका क्लियर। अब स्टोमेटा, पहली बात स्टोमेटा पढ़े कि है क्या बेटा? स्टोमा, ये वर्ड स्टोमा से निकल, स्टोमा मीन्स माउथ, माउथ ऑफ द प्लांट कहते हैं। दीज आर द माइक्रोस्कोपिक ओपनिंग्स प्रेजेंट ऑन द एपिडर्मिस ऑफ लीव्स। लीफ का जो एपिडर्मिस होता है, मैं आपको डायग्राम में दिखाऊंगा, उस वहाँ पर ये मौजूद होते हैं। मोस्ट ऑफ गैसेज एक्सचेंज अकर थ्रू स्टोमेटा। सबसे ज़्यादा गैसेज एक्सचेंज कहाँ से होती है? प्लांट्स के अंदर, गैसेज स्टोमेटा के अंदर। इट इज़ अ स्लिट लाइक ओपनिंग। इसके पास एक स्लिट सी छोटी सी ओपनिंग होती है, जिसको हम कहते हैं स्टोमेटा। मेडअप ऑफ, अच्छा ये 2 सेल्स, क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स या बीन शेप सेल से बना हुआ होता है, जिसको हम कहते हैं गार्ड सेल्स। मेडअप ऑफ 2 क्लोरोफिल कंटेनिंग बीन शेप सेल्स कॉल्ड गार्ड सेल्स। क्या कहेंगे बेटा? गार्ड सेल्स कहोगे। ओके, अब ये गार्ड सेल्स क्या हैं? गार्ड सेल्स की अगर बात करें तो गार्ड सेल्स
जो हैं क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स हैं, जहाँ जिसकी वजह से स्टोमेटा बनता है। गार्ड सेल्स हैव थिकर इनर वाइल थिनर एंड इलास्टिक आउटर सेल वाल। गार्ड सेल के जो इनर सेल वाल है, इनर सेल वाल वो थिकर है, थिक है। जो आउटर है वो इलास्टिक और क्या है, थिनर है जो आउटर है। ओके, ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा जो होती है वो डिपेंड करती है टर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल। मतलब टर्जिडिटी क्या, वाटर का प्रेशर। व्हाट इज टर्जिडिटी या टर्गर प्रेशर? द प्रेशर ऑफ वाटर इनसाइड द सेल या ऑन द वॉल्स ऑफ सेल इज कॉल्ड टर्गर प्रेशर या टर्जिडिटी। पानी का प्रेशर जो सेल के वॉल पे लगता है वो उसको हम कहते हैं टर्गर प्रेशर। देखिए मैं आपको दिखाऊंगा कैसे, डायग्राम पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा पूरा। ओके, तो स्लिट लाइक ओपनिंग सी होती है, छोटी सी ओपनिंग होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं। अब यहाँ पर देखें, अब यहाँ पर एक चीज़ आपको क्लियर होगी कि स्टोमेटा क्या है। अब देखिए, जब स्टोमेटा वेन स्टोमेटा ओपन दे अलो कार्बन डाइऑक्साइड टू एंटर एंड ऑक्सीजन टू एस्केप। अब ये वहाँ पर देखें, पहले लीफ को देखें। बेटा ये आपको लीफ नज़र आ रहा है, लीफ के अपर एपिडर्मस या लोअर एपिडर्मस कहीं पर भी स्टोमेटा, ये अब मैंने ओपनिंग बनाई, ये गार्ड सेल्स है, 2 ब्लैक से गार्ड सेल्स है। कार्बन डाइऑक्साइड इंटर हुआ और ऑक्सीजन बाहर निकला। कहाँ से निकला? स्टोमेटा से। अब थोड़ा सा मैं आपको पूरा सा और ज़्यादा डिस्क्राइब कर दूँ तो एक छोटा सा पीस मैंने कट किया और इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ यहाँ पर है। ओके, इंटरनल स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या है बेटा, ये जो ग्रीन लाइन ऊपर है उसको कहते हैं अपर एपिडर्मस, जो नीचे है वो लोअर एपिडर्मस। अपर एपिडर्मस के ऊपर जो है वो आपको एक टिश्यू की लेयर नज़र आ रही है, टिश्यू की लेयर नज़र आ रही है, इसको हम कहते हैं क्यूटिकल। क्या है ये? क्यूटिकल है। मैंने कहा था लेयर ऑफ टिश्यू जो एपिडर्मस के ऊपर होती है उसे हम कहते हैं क्यूटिकल। ये वाटर जो यहाँ से रिमूव होता है उसको रोकता है। जब डिहाइड्रेशन प्लांट की हो जाती है तो उस डिहाइड्रेशन को रोकने के लिए क्यूटिकल यूज़ होते हैं, वाटर रिमूव ना हो प्लांट से। ओके, दूसरा जो इसके लीव्स के लोअर एपिडर्मस के अंदर ये जो किडनी शेप्ड या बीन शेप्ड सेल्स हैं उनको कहते हैं गार्ड सेल्स। क्या कहते हैं बेटा? गार्ड सेल्स कहते हैं, ये जो किडनी सेल्स। और यहाँ अंदर जो सेल्स मौजूद हैं इनको कहते हैं मीजोफिल सेल्स। मीजोफिल सेल्स 2 तरह के होते हैं, पैलेसिड भी होते हैं, स्पंजी भी होती हैं। ये स्पंजी मीजोफिल सेल्स है, या आप सिंपल कह दो मीजोफिल सेल्स है। और इन सेल्स के दरमियान में स्पेसेस होते हैं जिनको कहते हैं एयर स्पेसेस। ये टाइटली बाउंडेड नहीं होते, ये टाइटली पैक्ड भी नहीं होते, मिले हुए भी नहीं होते, इनके दरमियान में स्पेस बड़ा होता है जिसको कहते हैं एयर स्पेसेस, जहाँ पर एयर आता है। ओके, जिसके दरमियान बना एयर और सेल के दरमियान में गैसेस एक्सचेंज होती है, स्पेस, वो स्पेस। अब क्या हुआ कि जो ये आपको ओपनिंग नज़र आई ना 2 गार्ड सेल, जब क्या हुआ गार्ड सेल, अब देखें ये हमारे पास गार्ड सेल है, ये क्या है? ये गार्ड सेल्स। ये जब टर्जिड होंगे तो फूल जाएंगे, जैसे कि बलून फूल जाता है ना वैसे फूल जाएंगे। जब ये फूल जाएंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगी? ओपनिंग बन जाएगी, ये ओपनिंग बन जाएगी, इस तरह से ओपनिंग बन जाएगी जिसको हम कहते हैं स्टोमेटा। ओके, अगर ये बंद हो गए, सपोज करें ये फ्लैसिड हो गए, तो ये क्या होगा? ये इस तरह से बंद हो जाएंगे, पानी अगर इनमें से निकल जाए तो ये बंद हो जाएंगे, तो स्टोमेटा बंद हो गया। ओके, तो क्या होता है, सिर्फ दिन के वक्त ही स्टोमेटा आर ओपन ड्यूरिंग डे एंड क्लोज एट नाइट। सिर्फ दिन में ही ओपन होते हैं, रात में बंद हो जाते हैं। ओके, स्टोमेटा आर ओपन ड्यूरिंग डे टाइम एंड क्लोज एट नाइट। ओके, इसीलिए प्लांट्स क्या कहते हैं, प्लांट्स डू फोटोसिंथेसिस ओनली ड्यूरिंग डे टाइम। सिर्फ रात के वक्त दिन के वक्त में करते हैं। अब क्या होता है, जो इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड इंटर होता है एयर स्पेस में, एयर स्पेस से डिफ्यूज़ होता है कहाँ पर? मेसोफिल सेल में। वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मिलकर क्या बनाते हैं? और फूड बनाता है, और वो और ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं बाहर की तरफ। और ऑक्सीजन बेटा याद रखें, सारी ऑक्सीजन बाहर नहीं आती, कुछ ऑक्सीजन कहाँ पर रेस्पिरेशन भी प्लांट करते हैं तो वहाँ पर इस्तेमाल हो जाती है, और काफ़ी ऑक्सीजन कहाँ पर आ जाएगी? बाहर एनवायरनमेंट के अंदर, जो ऑक्सीजन आप उठाते हो। तो ये प्लांट्स ही होते हैं जो आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। ये प्लांट्स जिनकी हम बिल्कुल मतलब जिसे हम कहते हैं ना, प्लांट्स हमें लगाने चाहिए, उगाने चाहिए ताकि सेहत अच्छी रहे। तो सेहत कैसे अच्छी रहती है? क्योंकि वो आपको ऑक्सीजन दे रहा है, आपको सांसें प्रोवाइड कर रहा है, आपको खुली सांसें प्रोवाइड कर रहा है, वो प्लांट्स ही हैं। ओके, अब देखिए प्लांट के पास क्या होता है, डे टाइम और नाइट टाइम के थोड़ा अलग चीज़ें होती हैं। डे टाइम में प्लांट क्या करता है? डे टाइम में दोनों प्रोसेस करता है, फोटोसिंथेसिस भी करता है, रेस्पिरेशन भी करता है। ओके, और उसमें क्या करता है, प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ऑक्सीजन बाहर छोड़ता भी है, और कुछ ऑक्सीजन रेस्पिरेशन में यूटिलाइज भी करता है, और वहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, तो दिन में तो कार्बन डाइऑक्साइड उसको चाहिए।
दूसरी तो दिन के वक्त सिर्फ और सिर्फ बाहर क्या आता है, सिर्फ ऑक्सीजन। रात के वक्त प्लांट सिर्फ रेस्पिरेशन क्या करते हैं, सिर्फ क्या करते हैं, रेस्पिरेशन, जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन अंदर आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगा। ओके, तो आपको प्लांट्स के अंदर ये जो गैसेस एक्सचेंज है, उम्मीद करता हूँ ये आपको क्लियर हुआ होगा। और स्टोमेटा क्या है, लेंटिसल्स क्या हैं, क्यूटिकल्स क्या हैं। ओके, अब बात करते हैं गैसेस एक्सचेंज इन एनिमल्स की बात करते हैं। गैसेस एक्सचेंज इन एनिमल्स, एनिमल्स के अंदर गैसेस एक्सचेंज कैसे होती है? बेटा एनिमल्स के अंदर तो क्लोरोफिल है नहीं, तो क्लोरोफिल नहीं है तो गैसेस एक्सचेंज कैसे करें, मतलब फोटोसिंथेसिस तो नहीं होगी। तो याद रखें, एनिमल्स जितने भी होते हैं वो गैसेस एक्सचेंज करते हैं सिर्फ एक प्रोसेस करने के लिए, रेस्पिरेशन। तो याद रखें, रेस्पिरेशन ऑनगोइंग प्रोसेस है और ये न्यूट्रल प्रोसेस है और सारे जानदारों के अंदर होगा, जितनी भी स्पीशीज है सबके अंदर रेस्पिरेशन होगा। फोटोसिंथेसिस सिर्फ और सिर्फ क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होगा। क्लियर? और किस प्रोसेस के लिए करते हैं? रेस्पिरेशन के लिए करते हैं। और याद रखें, जो एनिमल्स हैं वो उनके पास रेस्पिरेशन करने के लिए दो चीज़ें मौजूद हैं, एक रेस्पिरेटरी मीडियम, दूसरा रेस्पिरेटरी सरफेस। रेस्पिरेटरी मीडियम क्या है? द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन, जहाँ से वो ऑक्सीजन हासिल करें, ऑक्सीजन का जो जरिया हो उसे हम कहेंगे रेस्पिरेटरी मीडियम। तो आपको पता ये दो ही हैं, या तो आप वो जानदार एयर से हासिल करते हैं या तो वाटर से, जैसे कि एक्वाटिक लाइफ वाले, टेरेस्ट्रियल वाले एयर से। तो एयर्स के अंदर ऑक्सीजन का परसेंटेज होता है 21%, वाटर के अंदर कितना होता है 5%। बेटा याद रखना, एयर के अंदर ऑक्सीजन कितना है 21% और वाटर के अंदर 5%। रेस्पिरेटरी सरफेस क्या होता है बेटा? वो जगह है जहाँ से गैसेस एक्सचेंज होती है, वो जगह। जैसे कि आप देखिए अमीबा को, अमीबा रेगुलर होता है, यूनिसेलर होता है और यूकैरियोट है, न्यूक्लियस भी मौजूद है। तो इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है, ये वो साइट है जहाँ से गैस अंदर आती है और ये वो ही साइट है जहाँ से गैस बाहर जाती है। तो ये वो साइट है जहाँ से गैसेस एक्सचेंज होती हैं, ओके, तो अमीबा यूनिसेलर, तो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू गैसेस एक्सचेंज होती है। तो सेल मेम्ब्रेन क्या है इसका? सेल मेम्ब्रेन। अमीबा एक एक्वाटिक का जानदार है, तो इसका जो रेस्पिरेटरी मीडियम होगा वो वाटर होगा, लेकिन जो सरफेस है वो क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। तो यूनिसेलर के अंदर तो सेल सरफेस होगा या सेल मेम्ब्रेन होगा, लेकिन मल्टीसेलर के अंदर डिफरेंट होते हैं। जैसे कि फिशेस के अंदर गिल्स मौजूद हैं, फ्रॉग के अंदर स्किन भी मौजूद है और लंग्स भी मौजूद है, क्योंकि आपको पता है फ्रॉग पानी और खुश्की दोनों में रहता है। तो जब वो खुश्की के अंदर होगा तो लंग्स से करेगा, पानी के अंदर होगा तो स्किन से करेगा। स्नेक जो है वो स्किन से करता है, जैसे कि इंसेक्ट, ओके, रेप्टाइल है। और इंसेक्ट्स कहाँ से करेंगे? ट्रिकिया से करेंगे। ट्रिकिया क्या होता है? ट्रिकिया ये विंड पाइप होती है, मैं आपको डायग्राम में दिखाऊंगा। उसी में लंबी ट्यूब होती है, हवा की नाली जो होती है उसे हम कहते हैं ट्रिकिया, वहाँ से करता है। ह्यूमन के अंदर एल्विलाई होता है, लंग्स के अंदर गुब्बारे मौजूद होते हैं छोटे छोटे से, उनको एल्विलाई कहते हैं, वहाँ से गैसेस एक्सचेंज करते हैं। कौन? ह्यूमन्स। अब बेटा ये तो बात हुई कि एनिमल्स के अंदर गैसेस एक्सचेंज कैसे होती है। बेटा उनके पास रेस्पिरेटरी मीडियम और रेस्पिरेटरी सरफेस मौजूद होता है, और उनके पास रेस्पिरेटरी मीडियम दो होते हैं, एयर और वाटर। एयर के अंदर 21% ऑक्सीजन होता है, वाटर के अंदर 5%। तो बेटा आपसे सवाल है कि विच वन इज़ द बेस्ट रेस्पिरेटरी मीडियम? ओके, अब प्रॉपर्टीज ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस कितनी है? बेटा रेस्पिरेटरी सरफेस की प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है। सबसे पहली प्रॉपर्टी है थिन होना चाहिए। जितना थिन होगा तो गैस इजीली डिफ्यूज होगी, अंदर आ जाएगी। वेट होना चाहिए या मॉइस्ट होना चाहिए, नमी होनी चाहिए, गीलापन होना चाहिए। मेम्ब्रेन के ऊपर, सरफेस के ऊपर क्या होना चाहिए? रेस्पिरेटरी सरफेस गीला, नमी होनी चाहिए इसको, ताकि इजीली गैस डिजोल्व भी हो जाए। परमिएबल होना चाहिए, परमिएबल मतलब इजीली अलो करे हर चीज़ को आने के लिए, गैसेस को आने के लिए। लार्ज इन सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो, सरफेस एरिया और वॉल्यूम रेशो उसका बड़ा होना चाहिए, मतलब सरफेस एरिया और वॉल्यूम रेशो। जैसे कि आप एग्जांपल ले लें एल्विलाई। एल्विलाई छोटा होता है, 1 mm से भी छोटा उसकी साइज़ होती है, लेकिन उसकी जो सरफेस एरिया है वो 20 टाइम्स ह्यूमन बॉडी का जो टोटल कंप्लीट साइज़ होता है ना, लेंथ जो होती है उससे बड़ा होता है, 20 टाइम्स ग्रेटर है। एक एल्विलाई ह्यूमन बॉडी के 20 टाइम्स ग्रेटर होता है, बड़ा होता है एल्विलाई। बेटा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, याद रखें। ओके बेटा, सो आज हमने क्या पढ़ा? गैसेस एक्सचेंज का इंट्रोडक्शन पढ़ा, गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स पढ़ा और गैसेस एक्सचेंज इन एनिमल्स भी पढ़ा। अब बेटा याद रखें, गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमंस में आपको पढ़ाऊँगा इंशाल्लाह, ओके, नेक्स्ट लेक्चर में। सो आप आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा, और मैंने जो भी आपको टॉपिक्स दिए हैं वो आपको कवर करने हैं और पढ़ने हैं। इंशाल्लाह आप रिज़ल्ट बेहतर होगी और बेहतर से बेहतर होगी, बेहतर की उम्मीद रखो, बेहतर ही होगा। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।